हेलो स्टूडेंट, मैं शिवम शर्मा टॉक ऑन सोशियोलॉजी चैनल में आपका स्वागत करता हूं। हमारा जो टारगेट है दिसंबर 2023 है और हम उसको ध्यान में रखते हुए अपने क्लास को आगे बढ़ाते हैं। और हम इससे पहले 2 वीडियो दे चुके हैं जो कि अगस्त कॉम से हैं। अगस्त कॉम से हमने पढ़ाया हो दो वीडियो पढ़ाया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उनकी सारी थ्योरी को कवर किया है, सारे बुक्स को कवर किया है हमने और बहुत अच्छे से चीज़ों को समझा के याद भी कराया है। अब हम आगे देखते हैं हर्बर्ट स्पेंसर को। अगस्ट कॉम्ट और हर्बर्ट स्पेंसर सोशियोलॉजिस्ट के एकदम स्टार्टिंग के थिंकर हैं और इनका बहुत योगदान रहा है समाजशास्त्र को जो है कि जमीन से लेकर आसमान तक लाने में, उसकी उत्पत्ति में, उसके विकास में बहुत ही योगदान इन्होंने दिया है। तो सबसे पहले हम हर्बर्ट स्पेंसर को देखेंगे। पहले तो ये देख लेते हैं ये इंपॉर्टेंट कहाँ कहाँ है। तो आप अगर किसी भी जो है कि हायर का एग्जाम देते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम देते हैं या समाजशास्त्र से जो है पीएचडी के लिए एग्जाम देते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा पीजीटी के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यूजीसी नेट में तो पूछा ही जाता है उनको। तो चलिए देखते हैं हर्बर्ट स्पेंसर को। हर्बर्ट स्पेंसर का जो जन्म हुआ था वो इंग्लैंड में हुआ था। उनका जन्म कब हुआ था? 1820 से 1903 इनका कार्यकाल रहा है। 1820 में जन्म हुआ था, 1903 में इनका देहांत हो गया था। ये ब्रिटिश समाजशास्त्री हैं। उसके बाद हम इनके बुक को देखेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनका बुक सोशल स्टैटिक, ये इंपॉर्टेंट बुक, बहुत ही इसको याद कर लीजिएगा। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए ज्यादातर हो जाता है क्योंकि ये इनकी प्रथम पुस्तक थी। सोशल स्टैटिक जो है स्पेंसर की पहली पुस्तक थी। द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, फर्स्ट प्रिंसिपल, प्रिंसिपल्स ऑफ बायोलॉजी, द स्टडी ऑफ सोशियोलॉजी, प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी और एवोल्यूशन ऑफ सोसाइटी। दो इसमें बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला इंपॉर्टेंट बुक है सोशल स्टैटिक क्योंकि ये पहली पुस्तक है इनकी। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी, ये पुस्तक इनकी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये समाजशास्त्र की प्रथम पाठ्य पुस्तक थी। ठीक, ये समाजशास्त्र की प्रथम पाठ्य पुस्तक कौन है? तो प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी किसके द्वारा लिखी गई है? स्पेंसर के द्वारा लिखी गई है। समाजशास्त्र का जन्म कब हुआ था? 1838। ठीक, अगस्त कॉम ने 1838 में समाजशास्त्र का जो है कि एक सब्जेक्ट के रूप में लिया था और पहली पुस्तक जो लिखा गया था वो प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी, ये प्रथम पाठ्य पुस्तक है सोशियोलॉजी का। चीजें समझ में आ गई। ये हमारे स्पेंसर साहब हैं। चलिए हम आगे देखते हैं स्पेंसर की खास बात क्या है। सबसे खास बात इनकी है, अगर इनकी थ्योरी को याद रखना है तो पहले इनके नेचर को समझना होगा कि कैसे व्यक्ति थे, ये किससे प्रभावित थे और किस तरह की विचारधारा रखते थे। तो ये सबसे ज्यादा प्रभावित किससे थे? तो डार्विन से। ठीक, और ये बायोलॉजी से बहुत ज्यादा प्रभावित थे, बहुत ज्यादा निकटता से बायोलॉजी से जुड़े हुए थे। बचपन से इनका शौक था कीड़े मकोड़ों के साथ खेलना। ठीक, नेचर में रहना इनका शौक था। और किसी भी चीज को ये डार्विन के जो है सिद्धांत को पढ़कर और समाज पे अप्लाई किए हैं। ये सबसे पहले समाजशास्त्री हैं जो प्राणी शास्त्र के आधार पे, बायोलॉजी के आधार पे समाज को समझने का प्रयास किया है। समाजशास्त्र का विश्लेषण ये किसके आधार पे किए हैं? तो प्राणी शास्त्र के आधार पे किए हैं। ये चीज याद रखेंगे आप लोग। ये कहानी नहीं है, आप ये मत सोचिएगा कि ये केवल ऐसे ही है भूमिका बनाने के लिए। ये डायरेक्ट पूछता है, इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट एग्जाम में पूछता है। पीजीटी का अगर आप देख लेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर तो यहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं डायरेक्ट। चलिए हम देखते हैं ये सबसे ज्यादा इफेक्टेड, सबसे ज्यादा प्रभावित किस चीज से थे? तो डार्विन से थे और इनको डार्विन का बुलडॉग कहा जाता था। उसके बाद दो चीज यहाँ इसमें बच्चे बहुत क्वेश्चन गलत करते हैं, बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। सबसे पहला, तो उद विकास का जनक कौन है? उद विकासवाद का जनक कौन है, जन्मदाता कौन है? तो वो है डार्विन। ठीक, उसके बाद जो कि बायोलॉजी में इन्होंने जो है जीवों पे उद विकास की जो है कि एग्जाम्पल दिया हुआ था। उसके बाद सोशियोलॉजी में स्पेंसर ने सामाजिक उद विकास सिद्धांत, सोशल, इसको याद रखिएगा, सोशल एवोल्यूशन थ्योरी किसने दी? तो स्पेंसर ने। एवोल्यूशन थ्योरी किसने दी? तो डार्विन ने। चीजें क्लियर हो गई। चले हम आगे, चले देखते हैं आगे। सबसे पहली थ्योरी इनका समझते हैं, सामाजिक उद विकास का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ सोशल एवोल्यूशन। सामाजिक उद विकास का सिद्धांत समझने से पहले हम समझेंगे उद विकास होता क्या है। बच्चे पढ़ तो लेते हैं उद विकास, लेकिन समझते नहीं है उद विकास है क्या। ठीक, तो और उद विकास को क्यों ही समझना है? उद विकास को इसलिए समझना है क्योंकि अगर उद विकास को नहीं समझेंगे तो हम ये नहीं समझ पाएंगे कि कोई भी चीज की प्रारंभिक अवस्था कैसी थी और उसका जो लास्ट स्टेज है, वर्तमान स्टेज है, वो कैसा था। और वो उस उन दोनों के बीच प्रारंभिक अवस्था, ये प्रारंभिक अवस्था और ये लास्ट अवस्था के बीच में जो अवस्था है, इसमें इसका विकास
किस किस क्रम से हुआ, क्या क्या परिवर्तन हुए, इस यही जो है उद्विकास बताता है। चीजें ठीक क्लियर हो? चलिए हम देखते हैं, अब एक एग्जाम्पल से देखते हैं। दो एग्जाम्पल हमारे सामने हैं। पहला एग्जाम्पल ये है पौधे का, ये पौधे का एग्जाम्पल है। डार्विन कहते हैं सबसे पहले स्टार्टिंग में कोई भी चीज एकदम सरल होती है, बीज सरल है, इसको आप देख सकते हैं, इसका कोई भी पार्ट नहीं होता, इसके ऊपर कोई केवल एक कवर होता है, गोल सा होता है, इसका और कोई पार्ट नहीं होता है। इसका पार्ट न होने के कारण इसमें आप तना, पत्ती, फूल या कोई भी चीज जो है डिफाइन नहीं कर सकते, कोई भी चीज इससे अलग नहीं कर सकते। ये जो है तो यही है, ठीक, और सारी चीजें इसी के अंदर, ठीक। ये पेड़ जो बना है, ये पेड़ बना है, ये पेड़ है किसमें, ये इसी बीज में समाहित है। लेकिन ये क्या है, स्टार्टिंग में कोई भी चीज क्या होती है, डार्विन कहते हैं कोई भी चीज स्टार्टिंग में सरल स्वभाव का होता है। उसके बाद जैसे जैसे उसका विकास होता जाता है वैसे वैसे उसमें जटिलता आती जाती है। जैसे हम इसमें देखेंगे, इसका विकास हुआ है तो इसी में पहले जड़ निकलेगा, जड़ के बाद तना होगा, तना के बाद पत्ती होगा, ठीक। उसके बाद फिर और इसका विकास होगा, इसके जड़ें और गहरी हो जाएंगी और अधिक जड़ें हो जाएंगी। उसके बाद क्या होगा, ये बीज गायब हो जाएगा, बीज गायब होने के बाद तना और ज्यादा निकल जाएंगे और पत्तियां हो जाएंगी, और बड़ा होगा, जड़ों का विकास और ज्यादा हो जाएगा, फैलाव और ज्यादा हो जाएगा और ये और जटिल होती जाएंगी। फिर पत्तियां, तना, ये सारे इसके कई पार्ट हो जाएंगे। वैसे ही अगर हम देखते हैं, अगर इसको मानव पे देखते हैं, टेस्ट करते हैं, तो पहले सबसे पहले देखते हैं कि महिला के गर्भाशय में या महिला के जो है कि महिला में क्या होता है, अंडाशय होता है। अंडाशय में जब अंडाशय और शुक्राणु का मिलन होता है तो उसके कुछ समय बाद जब कोई बेबी जो है कि जन्म लेता है, उससे पहले जो 9 महीने की अवस्था होती है उसमें क्या क्या बीतता है और कैसे कैसे चीजें बदलती हैं। सबसे पहले अंडाशय, अंडाशय में जो एग होता है, जो एग होता है वो क्या होता है, एकदम सिंपल होता है, ठीक, उसका कोई फंक्शन नहीं होता है उस समय। उसके बाद क्या होता है, उसमें परिवर्तन आता है, परिवर्तन जो ही आता है थोड़ी सी जटिलताएं बढ़ जाती हैं, उसके बाद थोड़ी और जटिलताएं बढ़ जाती हैं, फिर थोड़ी और बढ़ जाती हैं, ठीक। ऐसे करके क्रम क्रम से देखेंगे, अब उसमें जटिलताएं, विभिन्नताएं, भिन्नताएं बढ़ती जाती हैं। जैसे जैसे ये आगे इसका विकास होगा वैसे वैसे भिन्नताएं बढ़ेंगी। और 9 महीने के बाद देखेंगे जब बच्चे का जन्म होगा, तो 9 महीने पे जब बच्चे का जन्म होता है उसमें हाथ, पैर, आँख, नाक, कान, मुंह, बाल, ये सारी चीजें आ गई हैं। ये चीज समझ में आ रहा है आपको? समझने का प्रयास करिएगा। यहाँ पे सबसे पहले ये शुरुआत कहाँ से हुआ, शुरुआत हुआ एग से, ये महिला का एग है, ठीक, इससे शुरुआत हुआ और अंत कहाँ हुआ, एक बेबी के रूप में, बेबी के रूप में इसका परिणाम हुआ। ये इस समय तो सरल था, एकदम कुछ नहीं था, इसके कोई पार्ट नहीं थे, लेकिन सारे पार्ट क्या था, इसके अंदर समाहित थे। उसके बाद जब बेबी का जन्म हुआ है, बेबी का जन्म हुआ तो उसके पास हाथ है, पैर है, नाक है, आँख, कान, मुंह, सारी चीजें हैं। और ये क्या हो गया, इसको ये जटिल हो गया है, ठीक। एक चीज आप नोटिस करिएगा, यहाँ पे एक चीज नोटिस करिएगा कि यहाँ जितने भी अंग हैं, हाथ है, कान है, पैर है, इसके सबके अपने फंक्शन है। भिन्नताएं तो बढ़ी हैं, सबके अपने अपने फंक्शन है, फंक्शन में भिन्नताएं हो गई हैं, लेकिन ये सारे फंक्शन जो है किसके लिए काम कर रहे हैं, इस मानव या इस बेबी को जीवित रखने के लिए काम कर रहा है। ये सारे फंक्शन, इन सबके फंक्शन अलग होते हुए भी ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। चीजें समझ में आई? यही उद्विकास है, और उद्विकास और कुछ नहीं है, ठीक। ये सारे चीजें अलग होते, सबकी क्रियाएं अलग हैं। हाथ कुछ उठाने का काम करता है, मुंह खाने का काम करता है, आँख देखने का काम करता है, कान सुनने का काम करता है, नाक महकने का काम करता है, पैर चलने का काम करता है। सबके फंक्शन अलग हैं, लेकिन ये सब किसके लिए काम करते हैं, ये इस बेबी के लिए काम करते हैं। चीज, पहली चीज समझ में आई। और दूसरी चीज, ये किसी तरह से अलग नहीं है, ये अलग होते हुए भी एकता दर्शाती है, एकीकरण दर्शाती है, ठीक। चीजें समझ में आ गई। अब चलते हैं, हम देखते हैं स्पेंसर को। स्पेंसर यही सेम थ्योरी सोसाइटी पे अप्लाई किए और कहते हैं कि सोसाइटी जो है वो कोई अलग चीज नहीं है, कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है सोसाइटी। इसको समझने के लिए बहुत बड़ा दिमाग खपत करने की जरूरत नहीं है, यही सिद्धांत अप्लाई कर दीजिए। सोसाइटी का भी तो जन्म और विकास ऐसे ही हुआ है। आई होप समझ में आया होगा।
चलिए हम देखते हैं। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ये डार्विन की पुस्तक है। इसी पुस्तक से प्रभावित होकर इन्होंने जो है स्पेंसर ने सामाजिक विकास का सिद्धांत दिया। उसके बाद स्पेंसर के अनुसार जिस प्रकार जीव का उद्विकास होता है उसी प्रकार समाज का भी उद्विकास होता है। समझ आया? देखिए इनका नेचर देखिए, पहले स्पेंसर को समझने का प्रयास कीजिए। ये क्या, इनका अगर कोई थ्योरी पूछता है और आपको कंफ्यूज है उस थ्योरी में, और सोसाइटी, जहाँ भी सोसाइटी या सोसाइटी के किसी भी पार्ट, जैसे सामाजिक संस्था हो गया, समूह हो गया, सामाजिक वर्ग हो गया, कोई भी चीज हो गया, अगर उसमें जीव से, सावियों से या बायोलॉजी के किसी भी पार्ट से कंपेयर कराया जाता है तो समझ लीजिए वहाँ स्पेंसर हो जाएंगे, वहाँ स्पेंसर की जो है काफी भूमिका हो जाएगी। चलिए देखते हैं। स्पेंसर उद्विकास को एकीकरण और विखंडन की प्रक्रिया मानते हैं। स्पेंसर उद्विकास को क्या मानते हैं? एकीकरण और विखंडन की प्रक्रिया। यहाँ एकीकरण और विखंडन की प्रक्रिया मानते हैं। ये चीज समझ में आ गई? चले आगे, चलिए देखते हैं आगे। अब यहाँ एक चीज लिखा हुआ है जो कि सेम टू सेम पूछता है, कभी कभी उल्टा करके दे देता है। तो स्पेंसर ने क्या ये कहा है, तो ये नहीं कहा है, ये कहा है या ये नहीं कहा है। चलिए देखते हैं आगे। ये पूछता है एग्जाम में, और इसको देखेंगे। उद्विकास, स्पेंसर क्या कहते हैं? उद्विकास पदार्थ का समन्वय तथा उससे संबंधित करती है। पदार्थ का क्या है? समन्वय है। ये सारे पार्ट अलग होते हुए भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पदार्थ का क्या है? समन्वय है। और उससे संबंधित गति है। गति का मतलब यहाँ कार्य से है, ठीक, परिवर्तन से है, जिसके दौरान पदार्थ एक अनिश्चित असंबद्ध समानता से निश्चित संबंध भिन्नता में बदल जाता है। ये वर्ड समझने का प्रयास करिएगा। अनिश्चित मतलब इसका आकार कैसा है? अनिश्चित है। कोई भी बीज को आप देख के ये नहीं बता सकते कि इसका पौधा कितना बड़ा होगा, इसके तने किधर जाएंगे, कोई भी एकदम उसका आकार अनिश्चित है। असंबद्ध, सारी चीजें असंबद्ध है, और समानता है, वो क्या है? एक समान है, सारे बीज एक समान है, ठीक। उसके बाद वो जब उसका विकास हो जाता है तो निश्चित हो जाता है। ये पौधा आप देख रहे हैं, ये निश्चित अवस्था में इसका एक आकार हो गया है। संबद्ध और भिन्नता, ठीक, निश्चित हो गया, बेबी का आकार जो है निश्चित हो गया है, कलर निश्चित हो गया, सारी चीजें। उसके बाद संबद्ध, ये सारी चीजें एक दूसरे से भिन्न होते हुए भी एक दूसरे से संबद्ध है। ये वर्ड समझ में आ गया? बच्चों को ये वर्ड समझ में नहीं आता है, यहाँ बहुत कंफ्यूज रहते हैं और गलत करके चले आते हैं। अनिश्चित असंबद्ध समानता से निश्चित संबंध भिन्नता में बदलता है। चलिए हम आगे देखते हैं। एकीकरण के आधार पर स्पेंसर ने दो अवस्थाओं में बांटा है। समाज को कितनी अवस्था में बांटा है? स्पेंसर ने दो अवस्था में बांटा है, शिकारी या सैनिक या युयुत्सु समाज, और दूसरा औद्योगिक समाज। दो प्रकार के सोसाइटी की बात करते हैं यहाँ। सबसे पहले तो यहाँ देखते हैं शिकारी समाज की कुछ विशेषता, ये बताते हैं। एकीकरण के आधार बताते हैं शिकारी समाज या सैनिक समाज या युयुत्सु समाज। शिकारी समाज या सैनिक समाज की विशेषता क्या होती है? आप अगर सैनिक को देखे हो, आर्म फोर्स को देखिए, तो वो क्या होते हैं? संगठित होते हैं, एक समान होते हैं, ठीक। उनकी विशेषता क्या हो? संगठन रहना, एक दूसरे के लिए कार्य करना, वो सामुदायिक तरह से कार्य करते हैं, एक समान रहते हैं, ठीक, एक दूसरे के लिए कार्य करते हैं। सुरक्षात्मक फौजी कार्रवाई के लिए संगठन किया जाता है, मतलब ये जो है एक दूसरे के लिए कार्य करते हैं। ये प्राचीन समाज की बात करते हैं, ठीक। दूसरा औद्योगिक समाज। औद्योगिक समाज की विशेषता क्या है? व्यक्तिवाद, ठीक। इसमें केवल खुद के कल्याण को ध्यान में रखा जाता है। ये समझ में आ गई? इसको याद कर लीजिएगा, पूछता है। उसके बाद हम देखते हैं इनका नेक्स्ट थ्योरी, सावयवी सिद्धांत, ऑर्गेनिक थ्योरी। ऑर्गेनिक थ्योरी में ये क्या करते हैं कि ये समाज और जीव की तुलना करते हैं। ये कहते हैं कि कोई भी जो जीव है, जो शरीर है, सावयव की बात करते हैं। ये यहाँ पे सावयव की बात करते हैं। यहाँ देखिए ऑर्गेनिक की बात करते हैं। कहते हैं कोई भी सावयव जो है, वो सावयव और सोसाइटी में काफी समानताएं भी है और काफी भिन्नताएं भी है। इसी को बताते हैं स्पेंसर। समाज और शरीर के बीच संबंध बताते हैं और कहते हैं समाज एक सावयव के समान है। समाज और सावयव की तुलना करते हुए स्पेंसर ने समानता और भिन्नता बताया है। चलिए आगे समानता देख लेते हैं। सबसे पहली समानता क्या होनी चाहिए? क्या होती है दोनों में? एक संरचना होता है। एक क्या होता है? सामाजिक संरचना या शारीरिक संरचना होता है। अब आप कहेंगे समाज में संरचना क्या होता है? समाज में संरचना का मतलब होता है समूह,
ये समूह जो है सामाजिक संरचना का काम करता है, या वर्ग हो गया, या समाज का जो भी आकार है, ग्रामीण समाज हो गया, समुदाय हो गया, ये एक संरचना की तरह है। उसके बाद संरचना में जटिलता होती है। जब पुराना या जो है कि युद्धस्व समाज था, जब शिकारी समाज था, ये एक सरल समाज था। औद्योगिक समाज क्या था? जटिल समाज हो गई। आज भिन्नताएं बढ़ती चली गई हैं। पहले भिन्नताएं नहीं थी, जो है कि अमीर गरीब में इतना फासला नहीं था, इतना अंतर नहीं था। उसके बाद विकास के साथ बढ़ता हुआ अंतर, दोनों में, सावियों में भी स्टार्टिंग में सरल होता है, बाद में धीरे धीरे जटिलता होती जाती है, भिन्नता आती जाती है। वैसे ही सोसाइटी में भी भिन्नता आती जाती है। प्रकारों में अंतर, उस समय के प्रकार कुछ और थे, और जो है कि जब बड़ा हो जाता है सावियों, उसका प्रकार कुछ और, दोनों में अंतर पड़ जाता है। उसके बाद शरीर व समाज नश्वरता, शरीर व समाज की नश्वरता, ये कभी खत्म नहीं होता है। उसके बाद असमानता के बिंदु, इसमें कुछ असमानताएं हैं। असमानताएं ये है, शरीर संरचना में शारीरिक व्यापकता शरीर संरचना में शारीरिक व्यापकता नहीं होती, बल्कि समाज बहुत व्यापक होता है। ठीक, समाज एक बहुत बड़ा व्यापक अवधारणा है, बल्कि सावियों क्या है? संकीर्ण अवधारणा है, इसमें इतनी व्यापकता नहीं होती। संपर्क का अभाव होता है शरीर में, जो है कि संपर्क का आधार, इसमें जो है व्यक्ति व्यक्ति से मिलता है, इंटरेक्शन करता है, अंतःक्रिया करता है, ये चीज नहीं होता है। असंगठित चेतना होती है, शरीर की असंगठित चेतना होती है, जबकि जो है समाज की एक संगठित चेतना होती है। ये इनमें अंतर हो गया। चलिए हम देखते हैं सामाजिक नियंत्रण के साधन। सामाजिक नियंत्रण के साधन को हम देखेंगे। स्पेंसर कहते हैं कि जो है मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, और समाज में रहने के साथ साथ उसको अन्य दूसरों के हितों को भी ध्यान में देना चाहिए। पूरी तरह से किसी भी चीज को एकदम आजादी स्वतंत्र नहीं छोड़ना चाहिए, कहीं ना कहीं वह किसी मूल्य या किसी कानून के नियंत्रण में होना चाहिए। और ये 4 प्रकार के नियंत्रण के साधन बताते हैं। ठीक, नियंत्रण क्या है? पहली तो बात, नियंत्रण क्या है? व्यक्ति को सही दिशा में जाने के लिए, सही दिशा में जाने के प्रेरित करने के लिए साधन है। ठीक, ये 4 प्रकार के साधन बताते हैं। सरकार, धर्म, सामाजिक प्रथा और नैतिकता, ये 4 साधन इन्होंने बताया, जो 2 भागों में बांटते हैं। एक बाह्य नियंत्रण, दूसरा आंतरिक नियंत्रण। बाह्य नियंत्रण में कौन कौन सा? सरकार, धर्म और सामाजिक प्रथाएं, ये व्यक्ति पे बाह्य दबाव डालती हैं, बाहर से नियंत्रण करने का प्रयास करती हैं। नैतिकता, ये व्यक्ति के अंदर होता है और अंदर से नियंत्रण करने का काम करता है। जैसे आप एक चीज समझिए, जब कोई आप अगर हिंदू हैं, तो अगर आपको जो है कि नॉनवेज खाने को कह दिया जाए, जो लोग नहीं खाते हैं उनको नॉनवेज खाने का कह दिया जाए, नॉनवेज खा के पूजा पाठ करने को कह दिया जाए, तो उसमें वो सोसाइटी को नहीं देखेंगे, उनके अंदर से ही इच्छा मर जाती है। ठीक, महिलाओं को काफी कुछ चीजों के लिए इस तरह से दबाया जाता है कि उनको स्टार्टिंग से ऐसे दबाते हुए चलाया गया है कि अगर आज उनको जो है कि मोटिवेट भी किया जाए, तो उनकी अंदर से इच्छा यही कहती है कि नहीं, ये चीज गलत है। ठीक, यही है आंतरिक नियंत्रण। उसके बाद स्पेंसर के अनुसार केवल 2 कारण से नियंत्रण होता है। समाज लोग 2 कारण से नियंत्रण को मानते हैं, पहला बल और दूसरा भय। ये 2 कारण है नियंत्रण के। ठीक, और स्पेंसर एक बात और कहते हैं, स्पेंसर एक बात कहते हैं, ये कहते हैं डार्विन से ही प्रेरित होकर, कि जो व्यक्ति समाज में योग्य है, जो व्यक्ति समाज में योग्य है वही आगे चलेगा, और जो व्यक्ति समाज में योग्य नहीं है, वो सोसाइटी उसको खुद ब खुद बाहर कर देगी। ठीक, ये डार्विन कहते हैं कि जो जीव सर्वाइव कर सकते हैं, जिसमें सर्वाइवल की क्षमता है, वही जो है उस विकास में आगे बढ़ते हैं। ये सामाजिक प्रवरण का सिद्धांत है। ठीक, या जो है कि नेचुरल चयन का सिद्धांत, चयन का सिद्धांत भी कहते हैं कि जो व्यक्ति या जो जीव खुद को सर्वाइव कर सकता है वही आगे बढ़ेगा, नहीं तो क्या करता है, प्रकृति जो है खुद उसको खुद ही उस सोसाइटी से, उस जीवात्मा से क्या करता है, अलग कर देता है। वैसे ही इन्होंने समाज को भी कहा। तो आई थिंक ये चीज समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, जिसको जरूरत है वीडियो वहां तक पहुंचाइएगा। थैंक यू सो मच।